टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 किसाकी की डेथ के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि टोक्यो रिवेंजर्स पूरी तरीके से एंड हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैं सीजन 3 को कंप्लीट करता हूँ सीजन 4 की अनाउंसमेंट होने लगती है। तो अब जो टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 4 आने वाला है उस मांगा को मैंने पहले ही पढ़ चुका है, तो आज हम उसी चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं पैनल बाय पैनल। एंड हाँ, इसी स्टोरी में मैं इतनी छोटी छोटी चीज को भी डिटेल से पढ़ूंगा ताकि आपको आगे की स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। एंड आई एम डैम श्योर अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आप लोग टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 का मांगा पढ़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। सो रिलैक्स, इस वीडियो में मैं सभी कैरेक्टर की डीप डाउन स्टोरी को बताऊंगा जैसे कि एनिमे एनिमेट करता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट। तो सीजन 3 खत्म होता है मांगा के हिसाब से 185 चैप्टर पे, जिसके बाद सीजन 4 स्टार्ट होता है 186 चैप्टर से, यानी कि सीजन 4 का पहला एपिसोड। तो आज हम उसी चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीजन 4 के स्टार्टिंग के पहले एपिसोड में हमें एमा का फ्यूनरल दिखाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा सीजन 3 में एमा को मार दिया था किसाकी ने। और एमा के फ्यूनरल पर कई सारे लोग आए थे, यानी कि टोमैन के वाइस कैप्टन, टोमैन के मेंबर्स, सभी लोग। जिसके बाद वहाँ पे ड्रैगन आता है और एमा के दादाजी के सामने अपना सर झुकाकर कहता है कि दादाजी मैं एमा से प्यार करता था और मुझे माफ करना कि मैं उसे बचा नहीं पाया। इसके बाद उसके दादाजी कहते हैं अच्छा मैं समझ गया, इसका मतलब कि तुम एमा से प्यार करते थे। ये सुनने के बाद एमा सभी को शांति से अलविदा कह सकती है। ये सुनते ही ड्रैगन रोने लगता है और उधर पे आए फ्यूनरल में चिफुया और हिना भी साथ में रोने लगते हैं। इसी के साथ फ्यूनरल खत्म होता है और फ्यूनरल खत्म होने के बाद हम एनोई और कुकुरु को देखते हैं। कुकुरु कहता है कि अब से मैं मेरे रास्ते पर जाऊंगा और मैं तुम्हें और सपोर्ट नहीं कर सकता, तो तुम ध्यान रखना कि तुम कोई गलत रास्ता ना चुनो। इसके बाद कुकुरु वहां से जाने लगता है। तभी एनोई कहता है कि थैंक यू, अभी तक तुमने जो मेरे लिए किया। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कोकोचू को, जिसके हाथ में अभी भी बैंडेज लगी हुई है, यानी कि वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, जहाँ पर उसे इजाना की मेमोरीज याद आ रही थी। और तभी वो वहां पर जाता है जहाँ पर वो इजाना से पहली बार मिला था और उधर पे उसके लिए एक छोटा सा ग्रेव भी बनाता है जहाँ पर वो इजाना की इयररिंग रख देता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एमा और इजाना के मर्डर के बाद हमें किसाकी और हानमा को गिल्टी बताया जाता है, यानी कि उन्हें दोषी बताया जाता है, क्योंकि अब किसाकी मर चुका है और हानमा अभी भी भाग रहा है। इसके बाद हमें हानमा को दिखाया जाता है और हानमा एक जगह से दूसरी जगह बस भाग रहा होता है, क्योंकि पुलिस उसका अभी भी पीछा कर रही है ताकि उसे गिरफ्तार कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं माइकी को, जो कि एक ब्रिज के पास अकेला बैठा था और वो मन ही मन कुछ सोच रहा था और उसे सोचते हुए कहता है ठीक है अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। जिसके बाद हम देखते हैं चिफुया को, जो कि पानी में पत्थर फेंकने वाला गेम खेल रहा था और वहीं पर बैठा था ताकेमिची। चिफुया ताकेमिची को देखकर कहता है क्या तुमने वो चीज देखा ताकेमिची? वो पत्थर पानी में 12 बार स्लिप किया, जिसमें ताकेमिची एकदम शांत एक्सप्रेशंस में बोलता है हाँ वो हाँ। और ताकेमिची को ऐसा देख के चिफुया ताकेमिची के पास आकर बैठता है और कहता है मुझे पता है कि एमा भी मर चुकी है और इजाना भी मर चुका है और जो भी अभी तक हुआ उस चीज से तुम्हें थोड़ा बहुत तो बुरा लग ही रहा हो। जिसके बाद ताकेमिची कहता है कि नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि किसाकी किस तरीके का पर्सन था, वो किसी भी तरीके का टाइम ट्रैवल नहीं था, मैं बिल्कुल ही गलत था। उसने तो बस अपना दिमाग लगा के कई सारे लोगों को मारा और जापान का सबसे बड़ा डीलिंग पॉइंट बन गया। किसाकी ने ये सब चीज को प्लान करने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगाएगा। जिसके बाद ताकेमिची कहता है कि वो फाइटिंग में भी काफी ज्यादा वीक था, यानी कि उसने पूरा दिमाग लगा के ये गेम खेला और इतने सारे लोगों को मार डाला। किसाकी सच में काफी बढ़िया इंसान था। ताकेमिची से ये सब सुनकर चिफुया थोड़ा सा शॉक होता है। जिसके बाद वो कहता है जो भी हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि किसाकी बहुत ही अच्छा इंसान था? वो बहुत ही बेकार किस्म का इंसान था, वो तो मरना ही डिजर्व करता है। इसके आगे चिफुया कुछ कहता है, ताकेमिची उठता है और जोर से चिल्लाता है और नदी की तरफ भागने लगता है और पानी पर जंप मार देता है। चिफुया ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और वो ताकेमिची को बचाने के लिए नदी के पास जैसे ही जंप मारने वाला रहता है ताकेमिची उस नदी से बाहर निकलता है, जिसे देखकर चिफुया कहता है तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ। इसके बाद ताकेमिची रोते हुए कहता है कि किसाकी को इस तरीके से मरना नहीं चाहिए था, मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया। ये बात सच है कि मैं उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन किसाकी ने कहा था कि उसने ये सब चीज हिना के लिए और वो मेरी रिस्पेक्ट भी करता था और इसीलिए मुझे उसे एज अ मैन फेस करना चाहिए था। इसके बाद चिफुया थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है कि ताकेमिची अब तुम बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी और अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ताकेमिची रोते हुए कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जिस पर चिफुया कहता है हाँ ठीक है, नहीं तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी। जिसके बाद चिफुया कहता है कि कोई इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन जब वो मर जाता है तो ये चीज एक्सपेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो इंसान सच में बुरा था। जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं ताकेमिची को, जो कि माइकी के पास आता है। माइकी ताकेमिची को देखकर कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया लेकिन मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता था। जिसके बाद माइकी कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फ्यूचर में अभी तक क्या क्या हुआ? और माइकी से ये सुनकर ताकेमिची थोड़ा सा शॉक होता है। जिसके बाद वो उधर पे बैठता है और माइकी को फ्यूचर से हुई सारी चीजें बताता है, यानी कि जब वो फ्यूचर से ट्रैवल हुआ था। ताकेमिची कहता है कि जब स्टार्ट हुआ था जब मैं एक ट्रेन के पास पटरी पर खड़ा था और जब ट्रेन आने वाली थी तब मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं जब ट्रेन से बस टकरा के मरने ही वाला था तब ये चीज स्टार्ट हुई। और ताकेमिची जिसके बाद माइकी को सारी चीजें बताता है और माइकी बड़े ही ध्यान से ताकेमिची की बात को सुन रहा था। और इतना कहते कहते ताकेमिची रोते हुए कहता है कि मुझे माफ करना माइकी, मैं एमा और बाजी को नहीं बचा पाया। इसके बाद माइकी कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम कियोमासा गैंग के साथ फाइट कर रहे थे। जिसके बाद वो कहता है कि इतनी मार खाने के बाद उधर पे जितने भी लोग खड़े थे फिर भी उनमें से सबसे ज्यादा पीठ तुम्हारी चौड़ी थी, ऐसे कि तुमने बैग पर बहुत ही ज्यादा वजन ले रखा है। इसके बाद माइकी कहता है क्या तुम सच में एक जूनियर हाई
हाई स्कूल स्टूडेंट थे, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो ताकेमिची, तुम मेरे हीरो हो। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं खुद का एक एरा तैयार करूंगा, खड़े हो जाओ ताकेमिची। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे टोमांस के मेंबर, वाइस कैप्टन यानी कि सभी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन के वाइस कैप्टन और सभी टोमांस के मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद माइकी कहता है कि ना जाने तुमने कितनी बार मार खाई है सभी लोग को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने कभी हार नहीं माना और इसलिए आज ये एरा बना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे टोमांस के मेंबर वाइस कैप्टन की तरफ माइकी इशारा करते हुए कहता है कि ये तुम्हारा एरा है। और ये सुनकर ताकेमिची काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद माइकी अपनी मुंडी नीचे कर ये कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया। जिसके बाद वो अपनी मुंडी को ऊपर करता है और सभी टोमांस के मेंबर्स को कहता है कि मेरी बात सुनो। जिसके बाद माइकी कहता है कि हमने इस चीज को बनाने के लिए कितनी सारी चीजों का सेक्रीफाइस किया है और तेंजाकू को हराने के बाद टोमान जापान का सबसे नंबर 1 गैंग बन चुका है और इसी चीज के साथ हमने एक नया एरा तैयार किया है जिसे जापान के लोग हमेशा याद रखें। जिसके बाद वो कहता है कि मैं इस चीज को तभी खत्म करूंगा जब ये अपनी चरम सीमा पे हो और इसीलिए आज मैं टोक्यो मांजी गैंग को हमेशा के लिए डिसबैंड कर रहा हूँ। और ये चीज माइकी बहुत ही खुशी कहता है और फिर माइकी के मुंह से ये सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। बस गाइस आज के लिए इतना ही। तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि माइकी ने अपनी गैंग को डिसबैंड क्यों कर दिया जबकि वो जापान की सबसे टॉप गैंग बन चुकी थी। इसका नेक्स्ट पार्ट तो आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप लोग इस वीडियो पे लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इतना सब करने के बाद साथ में एक कमेंट भी कर देना। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।